सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा का विषय रहने वाला है तत्पुरुषः अर्थात तत्पुरुष समासः। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो हमने पिछले कालांश में आपको सिखाया था कि दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। यह विभक्ति तत्पुरुष समास है। इसमें हम विभक्तियों के विषय में जानेंगे कि किस विभक्ति के अनुसार कौन सा समास होता है। प्रिय विद्यार्थी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत के ज्ञान हेतु चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। द्वितीय तत्पुरुषः यानी द्वितीय विभक्ति का तत्पुरुष समास कौन सा होता है? तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं जिनकी पहचान करके हम द्वितीय तत्पुरुष समास को जानने का प्रयास करेंगे। श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी, बुभुक्ष शब्दैः सह भवति। यानी श्रित, अतीत, पतित, गत, प्राप्त, आपन्न, गामी और बुभुक्षा, इन शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। अर्थात जहाँ जहाँ इन शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होने से द्वितीय तत्पुरुष समास का निर्माण होगा। कैसे होगा यह देखिए। कृष्णम श्रितः, यदि यह परीक्षा में आए तो हम देखेंगे कि श्रित शब्द का प्रयोग यहाँ पर हुआ था, यानी इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर श्रितः लिखा हुआ है और यहाँ पर कृष्ण शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन लिखा हुआ है, क्योंकि कृष्ण जो शब्द है वह अकारांत है और राम शब्द से रामम और कृष्ण शब्द से कृष्णम का प्रयोग यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन में हुआ है। यानी इस नियम के अनुसार यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो हमें विभक्ति को हटाना होता है, और जब हमें समास का विग्रह करना होता है तब हमें विभक्ति को लगाना होता है। तो अब यहाँ से हम विभक्ति को हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कृष्ण श्रितः, और हम इसको जोड़ करके लिखेंगे तो हमारे समस्त पद का निर्माण हो जाएगा। अत्र लिखितम अस्ति ग्रामगतः। अब यदि परीक्षा में ग्रामगतः आ जाए और बिना विकल्प के करना हो तो इस प्रकार करेंगे, और यदि विकल्प हमारे पास 4 आ जाएं तो उनमें से किस प्रकार चयन करेंगे कि हमारा उचित विकल्प क्या होगा। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है गतः, तो यानी गतः शब्द जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी। यही द्वितीय तत्पुरुष समास का कहना है। तो हम यहाँ से इसको अलग करेंगे, गतः शब्द अलग हो जाएगा, उससे पहले बचेगा ग्राम, और ग्राम में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए थी तो हमने लिखा ग्रामम। तो ग्रामम गतः, यह इसका समास का विग्रह हो जाएगा। तो इसको करना बिल्कुल सरल है। जब समस्त पद का निर्माण करना हो तो विभक्ति को हटाना है, और जब समास का विग्रह करना हो तब विभक्ति को लगाना है। किस शब्द के साथ कौन सा तत्पुरुष समास होगा उसके लिए हमें ये नियम याद करने होंगे। अग्रे अस्ति तृतीय तत्पुरुषः अर्थात तृतीय विभक्ति का तत्पुरुष समास। अत्र लिखितम अस्ति पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र पदैः सह। यानी पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण और मिश्र इत्यादि शब्द जहाँ पर लिखे हुए होंगे वहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। जैसे सप्ताहेन पूर्वः। अब देखिए यहाँ पर पूर्वः शब्द लिखा हुआ है और हमने इसको यहाँ जाना भी है कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति होनी चाहिए जहाँ पर पूर्व शब्द का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए आप सप्ताहेन, केन, बालकेन, रामेण तृतीय विभक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है, यानी यह निश्चित हो गया कि पूर्व के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और जब हमें समस्त पद का निर्माण करना हो तो हमें विभक्ति को हटाना है। तो बालकेन और सप्ताहेन में जो
कॉमन है वो एन है। इस विभक्ति को हमने हटाया तो अपने पास शब्द बचा सप्ताह और उसके पश्चात पूर्वः। तो हमने लिखा सप्ताह और पूर्वः, दोनों को जोड़ दिया तो हो गया हमारा समस्त पद का निर्माण। अग्रे अस्ति मातृसदृशः। अब हमें समस्त पद दिया हुआ है और हमें इसका विग्रह करना है। तो सदृश जो शब्द होता है उसके साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यह हमने यहाँ पर जान लिया है। तो सदृश को हमने सदृश लिखा। अब अपने पास शब्द बचा मातृ। अब मातृ शब्द से तृतीय विभक्ति का हमें प्रयोग करना है, क्योंकि सदृश के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना है। तो मातृ शब्द से यदि आपको शब्द रूप याद है तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में मात्रा शब्द का निर्माण होता है। तो मात्रा सदृशः, यह हमारा समस्त पद का विग्रह हो गया। तो इस समास को करना बिल्कुल ही सरल है। अग्रे अस्ति चतुर्थी तत्पुरुषः, यानी चतुर्थी विभक्ति का तत्पुरुष समास। अर्थ, बलि, हित, सुख इत्यादि शब्दैः सह, यानी जहाँ पर अर्थ, बलि, हित, सुख शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। जैसे जनेभ्यः हितम, तो जनेभ्यः में ये जो एभ्यः है यह प्रत्यय है। जन शब्द से जनेभ्यः होगा, बालक से बालकेभ्यः होगा और राम से रामेभ्यः होगा। तो अपना यह विभक्ति पद है जो कि चतुर्थ विभक्ति का बहुवचन यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो हमें यह विभक्ति यहाँ से एभ्य जो प्रत्यय है इसको हटाना है। शब्द हमारा बचेगा जन, तो हमने जन लिखा, और दूसरा शब्द अपने पास है हितम, हमने हितम लिखा और दोनों को मिलाया तो बन गया जनहितम। क्योंकि हम समस्त पद का निर्माण कर रहे हैं इसलिए हमें विभक्ति को हटाना है। अग्रे अस्ति भूत बलिहि। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द है भूत और दूसरा है बलिहि, और बलि जो शब्द है वह चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है, इसलिए हमें भूत में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए बलिहि का बलिहि और भूत शब्द से हमने चतुर्थी का बहुवचन बनाया भूतेभ्यः बलिहि। इसके साथ साथ यहाँ पर विसर्ग संधि का नियम भी कार्य करता है, तो इसका विकल्प यह भी हो सकता है भूतेभ्यो बलिहि, यह भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन आपको सरल दृष्टि से समझाने हेतु हमने यहाँ पर ओ का निर्माण नहीं किया था। अग्रे अस्ति पंचमी तत्पुरुषः मुक्त पतित भय भीत भीति भी शब्दैः सह, यानी इन शब्दों के योग में पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। जैसे सर्पात भीतः, तो यहाँ पर भीतः शब्द लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इससे पहले हमारा जो संज्ञा पद है वो है सर्प, तो सर्प से पंचमी विभक्ति का एक वचन प्रयोग हुआ है। सर्प से डरा हुआ, सर्प भीतः, तो यहाँ भीतः शब्द यहाँ हमने लिख लिया। और सर्पात में से जो कॉमन अपनी विभक्ति है वो आत है, इस आत को यहाँ से हमने हटाया। बालक होता तो बालकात, सर्प है तो सर्पात, वानर होता तो वानरात, राम होता तो रामात, यानी ये जो आत है यह पंचमी विभक्ति का है, इसको हमने यहाँ से हटाया तो अपने पास शब्द बचा सर्प, तो हमने लिखा सर्प। अग्रे अस्ति भीतः, तो भीतः सर्प भीतः। अगर यहाँ पर लिखा होता प्रिय विद्यार्थियों बालिका, बालिका शब्द लिखा होता और इसके पश्चात रिक्त स्थान होता और फिर विकल्प दिए होते, उसमें सर्प भीतः का प्रयोग नहीं होता। तब क्योंकि ये बालिका है, ये स्त्रीलिंग में है, तब यहाँ पर जो शब्द प्रयोग होता वो होता सर्प भीता, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता। क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ था कि हम बालक के लिए प्रयोग कर रहे हैं अथवा बालिका के लिए, यहाँ से हमें निर्देश था कि भीतः का ही प्रयोग करना है, तो हमने सर्प भीतः का निर्माण किया। अग्रे अस्ति वृक्ष पतितः, तो वृक्ष पतितः, पतितः के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसलिए इससे पहले जो संज्ञा पद है वो है वृक्ष, तो वृक्ष की हमने पंचमी का एक वचन यहाँ पर लगाया
वृक्षात पतितः। यहाँ पर विभक्ति लगी हुई थी, हमने इसको हटाया, समस्त पद बनाया। यहाँ पर समस्त पद बना हुआ है और अब इसके अंतर्गत हमें विभक्ति को जोड़ना है। वृक्ष से गिरा हुआ, तो वृक्ष से हमने एक वृक्ष का प्रयोग किया है, तो हमने यहाँ पर एक वचन का प्रयोग किया, वृक्षात पतितः। इसी प्रकार इसमें मुक्त, भय, भीति, भी इत्यादि शब्द भी होते तो इसी प्रकार पंचमी विभक्ति का हमें प्रयोग यहाँ पर करना था। षष्ठी तत्पुरुषः, यहाँ पर इस प्रकार के कुछ शब्द तो निर्धारित नहीं हैं, लेकिन यहाँ हम वाक्य की रचना के अनुसार इसको देख सकते हैं। जैसे जीवनस्य रक्षा, अब यहाँ जीवनस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जीवन शब्द है, षष्ठी में स्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ। बालक होता तो षष्ठी के एक वचन में बालकस्य होता, राम शब्द होता तो रामस्य होता, यानी ये जो स्य है यह षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है। तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो अपने पास शब्द है जीवन और उसके पश्चात लिखा हुआ है रक्षा, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो बनेगा जीवन रक्षा। अत्र लिखितमस्ति राजपुरुषः, तो राज इत्यर्थे राजा, पुरुष इत्यर्थे पुरुष, तो राजा का पुरुष यह होना चाहिए था। तो राजा का के की षष्ठी विभक्ति की पहचान है, तो हम राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति का जब प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा राज्य। और पुरुषः जो शब्द है वो यहाँ पर इसी प्रकार लिखा गया है, तो राज्य पुरुषः इस समस्त पद का विग्रह हुआ। इसके लिए इस प्रकार के शब्द निर्धारित नहीं है। सप्तमी तत्पुरुषः कुशल, निपुण, प्रवीण, सिद्ध शब्दैः सह भवति, यानी कुशल, निपुण, प्रवीण और सिद्ध इत्यादि शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे कार्ये निपुणः, यहाँ पर निपुण शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि इसके योग में सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कार्य शब्द लिखा हुआ है। कार्य इस पद का निर्माण कार्य शब्द से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में हुआ है, क्योंकि कार्य शब्द अकारांत है। तो जैसे राम से रामे सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, बालक से बालके, उसी प्रकार कार्य से कार्ये, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और निपुण के साथ सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए। तो हम यहाँ से इस विभक्ति पद को हटाएंगे, तो ये जो ए है ये सप्तमी विभक्ति के एक वचन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने इसको यहाँ से हटाया तो अपना शब्द बचा कार्य, उसके पश्चात निपुणः, तो मिला करके लिखेंगे कार्य निपुणः। अग्रे अस्ति शास्त्रेषु निपुणः, तो शास्त्रेषु यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन प्रयोग हुआ है और निपुणः शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि निपुण शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो राम होता रामेषु, बालक से बालकेषु, तो ये जो एषु है यह सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय है, इसको हमने यहाँ से हटाया और शास्त्र शब्द को लिखा, उसके पश्चात निपुणः लिखा, मिला करके शास्त्र निपुणः। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने विभक्ति तत्पुरुष समास के विषय में जाना। आशा है कि आप सरलता पूर्वक इसको समझ गए होंगे। अन्य विद्यार्थियों के सहयोग हेतु भी आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।